बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल को। सेल साइकिल में हमने इंटरफेस को डिस्कस कर लिया था। इंटरफेस के बाद आगे जो माइटोटिक फेज स्टार्ट होना है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें आ जाता है जी माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जो है वो बेसिकली सेल डिवीजन का नाम है, जिसमें सेल क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड होता है। इस चीज को क्या कहते हैं? माइटोसिस। अब माइटोसिस का जो फिनोमेना है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? 1880 में, 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने ये सबसे पहले क्या किया था, माइटोसिस का फिनोमेना को डिस्कवर किया था। उसके बाद देखते हैं माइटोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। माइटोसिस में जो होता है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर इन पेरेंट सेल। मतलब क्या हुआ, ये लाइक सपोज ये सेल है पेरेंट, ये आगे दो फर्दर सेल में डिवाइड होगा। इसको कहते हैं पेरेंट सेल है, और ये क्या है डीसी मतलब डॉटर सेल्स। ठीक हो गया। अब ये जो पेरेंट सेल के अंदर फर्ज करें हम ह्यूमन की बात करें, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के अंदर। तो जो माइटोसिस के लिए सेल्स बनेंगे 9 दो, उनमें भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो क्या हुआ, ये जो इस बात का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो नंबर है क्रोमोसोम्स के 46 46, ये जैसे पेरेंट सेल में थे वैसे ही अब जो माइटोसिस के बाद नए सेल्स बने हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद जो है माइटोसिस के अंदर जो है वो दो स्टेप्स मजीद आगे हैं, जिसमें एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस की डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म यानी कंप्लीट सेल की डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो उसमें आपने बताना है कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी वो कैरियोकाइनेसिस होगी, और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फर्क इनमें क्या होगा कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो जो है माइटोसिस से पहले क्या स्टार्ट होगी, मतलब कैरियोकाइनेसिस के आगे फर्दर स्टेप्स होंगे। साइटोकाइनेसिस जो है माइटोसिस के एंड पे होगी। अब कैरियोकाइनेसिस को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? जैसे कि डेफिनेशन बताइए, कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब ये डिवीजन कैसे होगी? कैरियोकाइनेसिस में कुछ टर्म्स यूज होंगे लाइक सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और माइटोटिक अपरेटस, एस्टर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या होते हैं टर्म्स? पहले इनको देखते हैं। ये जो है आपको नजर आ रही है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? अब जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेल के अंदर डिवाइड होने से पहले, उन दोनों सेंट्रियोल्स को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कलेक्टिवली कहते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल्स की डिवीजन होनी है ये क्या होगी, ये इंटरफेज में स्टार्ट हो चुकी थी। सेंट्रियोल्स की जो डिवीजन है ये इंटरफेज में स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अब सेंट्रियोल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब सेंट्रियोल्स में आगे मजीद पार्टीशन होगी। जब सेंट्रियोल्स में आगे मजीद डिवीजन होती है तो क्या होते हैं, दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के ऑपोजिट पोल, एक नॉर्थ पोल पे चला जाएगा, साउथ पोल पे, तो इसको कहते हैं बाइपोलैरिटी, मतलब दोनों पोल्स पे आ जाएंगे। तो इस फिनोमेना से क्या होगा, जब सेंट्रियोल्स में डिवीजन होगी तो उसको कहते हैं, ये एस्टैब्लिश क्या कर रहे हैं? बाइपोलैरिटी। कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स को आपने जरा गौर से सुनना है। कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है? सेंट्रियोल की डिवीजन होना, पार्टीशन होना। जब सेंट्रियोल में पार्टीशन होगी तो उसके नतीजे में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट्स बनते हैं। सेंट्रियोल में डिवीजन होनी है तो क्या होना है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट बनते हैं। अब जब 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बन जाएंगे तो उनका आगे फर्दर क्या होना है? एक जो अब सेंट्रियोल के कितने सेट हैं? 2 सेट हैं। ठीक है, सेंट्रियोल के 2 सेट
जो होंगे उनसे 6 माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक जो सेंट्रियोल है उससे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट निकल रहे हैं। ये जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट हैं ये कैसे निकल रहे हैं? एक सेंट्रियोल से। तो दोनों सेंट्रियोल से 6 सेट निकलेंगे। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, एमकेट लेवल का एमसीक्यू है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, पूछी जा सकती है। अब ये 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बन गए एक सेंट्रियोल से, क्या होगा? उन तीनों सेट में जो एक सेट है, वन सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड, वो इस तरह ये नजर आ रहा होगा आपको, ये वाली चीजें नजर आ रही होंगी। ये जो है ये तो है स्पिंडल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो चीज है ये क्या है? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा जो मजीद एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बाकी जो दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या बनाते हैं मिलकर? ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल थे, एक ने क्या बना दिया? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, और दूसरे दोनों ने बना दिए स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हैं और स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? माइटोटिक अपरेटस। एस्टर ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? माइटोटिक अपरेटस। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको याद रखना है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। एक ट्यूबुलर प्रोटीन होती है और दूसरी चीज जो है इनके अंदर जो है वो आरएनए होता है। ट्यूबुलर प्रोटीन और आरएनए जो है ये दोनों चीजें मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल की कंपोजिशन क्या हुई? ट्यूबुलर प्रोटीन और आरएनए, ये दोनों चीजें मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में आगे जो कौन से स्टेप्स होते हैं? जो कि माइटोसिस के स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर ये आएंगे कैरियोकाइनेसिस पे नोट लिखें या माइटोसिस पे नोट लिखें तो ये स्टेप्स भी उसी में ही आएंगे। इसमें है इंटरफेज, और जो आ जाती है दूसरी चीज जो है अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और इंटरफेज। ये जो सारे हैं इसके स्टेप्स हैं कैरियोकाइनेसिस के। अब इंटरफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम है यानी क्रोमैटिन मटेरियल है वो बहुत डेंस फॉर्म में होगा। ये जैसे नजर आ रहा होगा आपको, क्रोमैटिन मटेरियल है, बहुत डेंस है, कंडेंस फॉर्म में। अब 2 इधर सेंट्रोमेयर ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अर्ली प्रोफेज है, उसमें क्या होना है? ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसमें अब जो है वो डिवीजन होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब जब डिवीजन होना स्टार्ट हो गई है तो क्रोमोसोम्स जो है वो बनना शुरू हो गए। क्रोमोसोम्स बन गए अब इसमें अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज के बाद आगे लेट प्रोफेज, मतलब कि प्रोफेज के ही आगे तीनों स्टेप्स चल रहे हैं। लेट प्रोफेज में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स की डिवीजन हुई है, मतलब कि क्रोमैटिन मटेरियल जब डिवाइड हुआ है तो उसने डिवाइड हो गया कि क्रोमोसोम्स बनाए हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चले जाएंगे। इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और जहां पे ये क्रोमोसोम अटैच होते हैं, यानी काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। उसके बाद ये लेट प्रोफेज हो गया, मतलब कि प्रोफेज में क्या हो गया? जो है क्रोमोसोम्स बन गए और दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ चले गए। प्रोफेज के बाद दूसरा स्टेप है आगे इसका माइटोसिस का, जिसको क्या कहते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? एक मेटाफेज प्लेट बनती है और दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब एक सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि इस तरह दरमियान में एक अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह कह रहे हैं, ये एक सीक्वेंस में अरेंज होके क्या बना देंगे? एक मेटाफेज प्लेट बना देंगे। मेटाफेज प्लेट बनने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है कि दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि एक जब ज्वाइंट होंगे इस तरह, अब वो दोनों जो हैं अलग होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे।
और दोनों जो है दरमियान में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी। टीलोफेज में क्या होता है, जो दोनों बने हैं सेट्स क्रोमोसोम्स के, अब वो दरमियान में मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाती है और उनमें न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाता है। और लास्ट पे आ जाता है जो है इंटरफेज G1, उसमें क्या होता है, दो नए सेल्स साइटोकाइनेसिस के नतीजे में, सेल्स की तकसीम होने के नतीजे में दो नए सेल्स बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट अपने फर्दर लेक्चर में हम मजीद इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। तब तक के लिए अगर इससे रिलेटेड कोई कैरियोकाइनेसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब हम देख रहे हैं जी माइटोसिस के जो स्टेप्स हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स आगे फर्दर उनको हम जरा डिस्कस करते हैं। डायग्राम आपको नजर आ रही होंगी। डायग्राम में ये क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज को हम पहले अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, ठीक है। इसमें क्या था, इंटरफेज के आगे तीन स्टेप्स होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, कि उनमें जो क्रोमोसोम्स है यानी क्रोमैटिन मटेरियल है वो सेल अपने आप को तैयारी करता है ताकि वो आगे माइटोसिस में हेल्प हो सके। अब आगे जो माइटोसिस के स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप है प्रोफेज का। प्रोफेज को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमैटिन जो था वो थिक फॉर्म में था। अब प्रोफेज के अंदर क्या होगा, उसकी डिवीजन होगी और वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाएगा, कि यानी अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स वो किसमें होगी, अर्ली प्रोफेज में। लेकिन जब लेट प्रोफेज होगा तब क्या होगा, जो इनके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इधर, वो अब क्या होना शुरू हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कब डिसअपीयर होती है, लेट प्रोफेज में जाके। इसके बाद प्रोफेज के बाद आगे स्टेप आता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी, जिनके नतीजे में क्या बनेंगे, डॉटर यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स बनना शुरू हो जाएंगे। और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो कहां पे रेंज होंगे, अब सेंट्रोमेर क्या होता है, जहां पे क्रोमोसोम अटैच है, ये दरमियानी पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर दरमियानी पोर्शन, मिडिल पोर्शन और मेर मीन पार्ट, दरमियानी जो हिस्सा उसको सेंट्रोमेर कहते हैं। सेंट्रोमेर का दूसरा नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना। अब उसके बाद मेटाफेज के बाद एक स्टेप आता है जिसको क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो है वो दोनों क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे नजर आ रहा है इधर, ये दोनों ज्वाइंट है, अब ये दोनों क्या होना शुरू हो गए, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। एनाफेज मतलब दोनों अपने पोल्स में जाना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट एक दूसरे को, सेल्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स जो है उनको अपार्ट अलग कर देंगे। और वो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मूवमेंट टू रिस्पेक्टिव पोल्स, ये दोनों जो स्टेप्स हैं वो इसमें होंगे एनाफेज में। एनाफेज के नतीजे में जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल दोनों पोल्स पे जा चुका है। तो टीलोफेज में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो अब दोबारा कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रिक्ट होने के नतीजे में क्या होगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। अब दोबारा इसने इस हालत में आना है, मतलब जब दो सेल्स बन चुके हैं, अब दोनों सेल्स ने दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आना है, इस तरह आएगा। तो डीकंडेंस से मराद क्रोमोसोम जो दोबारा इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। टीलोफेज के नतीजे में दोनों सेल्स हैं वो बन जाएंगे। अब जो एक साइटोकाइनेसिस था, साइटोकाइनेसिस से मराद क्या था, साइटोप्लाज्म की तकसीम, जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज के बाद जो स्टेप आगे स्टार्ट होना है वो है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के नतीजे में दो सेल्स बन जाते हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि दोनों सेल्स अलग हो गए, लेकिन ये दोनों सेल्स जो है वो जुड़े रहते हैं। ये एक एडिशनल चीज़ है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये दोनों सेल्स जो है वो जुड़े रहते हैं। और जुड़ते कैसे हैं, खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कैडहेरेंस। ये जो कैडहेरेंस हैं ये इनको जोड़ के रखते हैं, इनको आपने अलग अलग शोर नहीं करना होता, ठीक है। होपफुली आपको ये आज टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।